नमस्कार, स्वागत है आपका माँ हिंदी चैनल पर। इस वीडियो में हम प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा पर दृष्टिपात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद के जीवन वृत्त पर विहंगम दृष्टि डाली। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर उसे भी ज़रूर देखें। इस माँ हिंदी चैनल पर आपको हिंदी भाषा, साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ मिलते रहेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अपनी राय हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। अब चलिए सीधे प्रेमचंद पर चलते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद की भाषा से बात शुरू करते हैं। प्रेमचंद की भाषा की सबसे बड़ी खासियत है कि यह आम जन की भाषा है। कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़कर बहुत ही आसानी से समझ सकता है। प्रेमचंद की भाषा में हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा एक मदरसे में हुई थी और यही कारण है कि प्रेमचंद की भाषा उर्दू फारसी से बहुत प्रभावित है। उनकी भाषा की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि प्रेमचंद मुहावरों का प्रयोग बहुत ही सहजता से करते थे और प्रेमचंद के अधिकतर मुहावरे ग्रामीण परिवेश से उपजे हुए हैं। ये तो हुई भाषागत विशेषताएं। प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई या वास्तविकता। प्रेमचंद के पहले के साहित्य में वास्तविकता का अभाव था। उस समय तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यासों का दौर था। प्रेमचंद ने सबसे पहले साहित्य को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा किया और गरीबों, मजदूरों तथा किसानों के जीवन तथा उनके संघर्षों को अपने साहित्य में स्थान दिया। प्रेमचंद का उद्देश्य न केवल यथार्थ यानी वास्तविकता को सामने लाना था बल्कि आदर्श समाज की स्थापना करना भी था। पर आगे चलकर प्रेमचंद घोर यथार्थवादी रचनाएं करने लगे जिनमें गोदान तथा कफन शामिल हैं। प्रेमचंद के साहित्य की दूसरी विशेषता है कि उन्होंने अपनी कहानियों के नायक उच्च वर्ग के बजाय मध्य वर्ग और विशेष तौर पर निम्न वर्ग से चुने। प्रेमचंद पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव था। यही कारण है कि उनके साहित्य में पूंजीपति वर्ग और सामंतों के खिलाफ गहरा आक्रोश नजर आता है। प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताओं की एक लंबी श्रृंखला है। उस पर विचार करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब सीधे प्रेमचंद की रचनाओं पर आते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में ही हो गया था, परंतु प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा का शुभारंभ 1901 ईस्वी से हुआ। शुरू में प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। वे नवाब राय से प्रेमचंद कैसे बने तथा उनका वास्तविक नाम क्या था, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है, अतः उसकी पुनरावृत्ति करना मैं आवश्यक नहीं समझता। प्रेमचंद की सबसे पहली रचना के विषय में कहा जाता है कि वह रचना एक नाटक थी जो उन्होंने अपने मामा के प्रेम प्रसंग पर लिखा था। दुर्भाग्य से वह कृति अप्रकाशित रही। प्रेमचंद केवल कहानीकार तो थे नहीं, उन्होंने कहानी के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, निबंध जैसी कई विधाओं में रचनाएं की। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेमचंद के उपन्यासों पर नजर डालते हैं। प्रेमचंद का सबसे पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माबिद था। यह उपन्यास 8 अक्टूबर 1903 ईस्वी से 1 फरवरी 1905 तक आवाज़े खल्क नामक उर्दू पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होता रहा। आगे चलकर इसका हिंदी संस्करण देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने देवस्थान अर्थात मंदिरों में पुरोहितों, पंडों और महंतों के द्वारा किए जाने वाले कुकृत्यों का पर्दाफाश करने का काम किया है। असरारे माबिद के बाद 1907 ईस्वी में हम खुरमा व हम सबाब नामक उर्दू उपन्यास का प्रकाशन हुआ, जिसका हिंदी संस्करण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। 1907 में ही किस्ना नाम का एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ। 1907 में ही प्रकाशित होने वाला एक और उपन्यास था जिसका नाम था रूठी रानी। इसके बाद सन 1912 ईस्वी में जलवाए इसार नाम का एक उपन्यास प्रकाशित हुआ। 1918 ईस्वी में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में से एक है। यह प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास था। वैसे तो यह भी मूल रूप से उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से ही लिखा गया था, पर इसका प्रकाशन सेवा सदन के नाम से किया गया। यह उपन्यास स्त्री जीवन की समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा गया था। आपको पता होना चाहिए कि इसी उपन्यास को पढ़ने के बाद बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट नाम दिया था। सेवा सदन के बाद किसानों की समस्या पर केंद्रित उनका उपन्यास प्रेमास्त्रम 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
फिर 1925 में रंगभूमि का प्रकाशन हुआ, जिसका नायक सूरदास नाम का एक नेत्रहीन व्यक्ति है। इसी वर्ष अनमेल विवाह की समस्या को उजागर करने वाला उनका प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला भी प्रकाशित हुआ। 1926 ईस्वी में कायाकल्प नामक उपन्यास का प्रकाशन हुआ। यह उपन्यास प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों से अलग आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, जिसमें पूर्व जन्म, भावी जन्म आदि का कल्पनात्मक चित्रण था। कायाकल्प के साथ ही अहंकार नामक उपन्यास का भी प्रकाशन हुआ, जो एक फ्रांसीसी कथा का भारतीय रूपांतरण था। इसके बाद 1927 ईस्वी में विधवा जीवन की समस्याओं को रेखांकित करते हुए प्रतिज्ञा नामक उपन्यास का प्रकाशन प्रेमचंद द्वारा किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही 1928 ईस्वी में प्रेमचंद का लोकप्रिय उपन्यास गबन प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में महिलाओं के गहनों के प्रति लगाव और इस आभूषण प्रेम से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का चित्रण किया गया है। 1932 ईस्वी में प्रकाशित कर्मभूमि उपन्यास छुआछूत तथा लगान जैसी समस्याओं पर केंद्रित है। और वर्ष 1936 में आया गोदान, जिसे प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें होरी नाम के एक किसान का चित्रण किया गया है, जो जीवन पर्यंत गरीबी और कर्ज के बोझ तले जीता है। इस उपन्यास में किसानों के जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। यह उपन्यास प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है जिसे प्रेमचंद पूरा कर पाए। इसके बाद प्रेमचंद मंगलसूत्र नाम का एक उपन्यास भी लिख रहे थे, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए, पर उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया। इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। ये तो हुई प्रेमचंद के उपन्यासों की बात। अब उनकी कहानियों पर आते हैं। प्रेमचंद पर शोध करने वाले कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनकी कहानियों की तारीफ में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। भारत में हिंदी की शायद ही कोई पाठ्य पुस्तक होगी जिसमें प्रेमचंद की एक भी कहानी न हो। उनकी कहानियों की एक लंबी सूची है। एक ही वीडियो में उनकी सारी कहानियों की चर्चा करना तो मुश्किल है, पर उनके कथा संग्रहों पर एक नज़र डाली जा सकती है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में विस्तार से की थी। सोजे वतन के बाद सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर तथा कफन जैसे कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी मृत्यु के बाद मानसरोवर 8 भागों में छपा, जिनमें उनकी संपूर्ण कहानियों का संकलन है। और अब तो प्रेमचंद की कहानियों के कई छोटे बड़े संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कहानी और उपन्यासों के अलावा प्रेमचंद ने कुछ नाटक भी लिखे, पर प्रेमचंद के नाटक कहानियों और उपन्यासों की तुलना में कम लोकप्रिय हुए। उनके 3 नाटक हैं। पहला संग्राम, जो 1923 में छपा, फिर करबला 1924 में, और प्रेम की वेदी, जो 1933 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद वैचारिक निबंध, संपादकीय लेख तथा कुछ अन्य टिप्पणियाँ भी लिखा करते थे। उन लेखों का संकलन बाद में प्रकाशित हुआ। उनके नाम हैं प्रेमचंद विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार, प्रेम साहित्य का उद्देश्य तथा एक चिट्ठी पत्री नामक संग्रह भी है, जिसमें प्रेमचंद के समकालीन साहित्यकारों से हुए पत्राचार संकलित हैं। प्रेमचंद साहित्यकार तो थे ही, साथ ही कुशल पत्रकार भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन और प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उर्दू पत्रिका जमाना में तो उनके लेख तथा कहानियाँ प्रकाशित होती ही थीं। इसके अलावा उन्होंने मर्यादा, माधुरी, हंस तथा जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साहित्य और पत्रकारिता के अलावा प्रेमचंद ने फिल्म जगत को भी बहुत कुछ दिया। प्रेमचंद 1934 में फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए मुंबई आए थे, पर उन्हें फिल्म जगत में विशेष सफलता नहीं मिल पाई। उस समय तो केवल एक ही फिल्म मिल मजदूर की कहानी लिखकर प्रेमचंद वापस लौट गए थे, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियों पर कई फिल्में बनी। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति और कफन जैसी कहानियों पर बनी फिल्में बहुत ही लोकप्रिय हुई। इसके अलावा सेवा सदन, गोदान और गबन जैसे उपन्यासों पर भी फिल्में बन चुकी हैं। निर्मला और गोदान पर तो दूरदर्शन ने धारावाहिक भी प्रसारित किया। इन धारावाहिकों की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। प्रेमचंद का साहित्य बहुत ही विस्तृत है। 35 वर्षों के साहित्यिक सफ़र को एक वीडियो में समेटना तो मुश्किल है, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि उस कालजयी रचनाकार के साहित्य पर एक विहंगम दृष्टि डाली जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, और कोई अन्य सुझाव भी हो तो भी हमें आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।